एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में स्पेशल जीके जीएस बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। यह स्पेशल जो वीडियो है जनरल साइंस के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर और सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है दोस्तों। अगर शुरू से अंत तक आप अगर इस वीडियो में बने रहे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। आप कहते हैं ना कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल या वीडियो देखते हैं लेकिन कहीं समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप शुरू से अंत तक अगर ये वीडियो देखेंगे दोस्तों तो यहीं से 100% प्रश्न आएगा। और किसी एक चैनल को फॉलो करके शुरू से अंत तक उसका वीडियो आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी फायदा होने वाला है। 4 क्वेश्चन आप देख के भाग जाएंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं और अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे। अगर शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, अगर आपका क्लियर होता है और उस प्रश्नों को आप कॉपी पर भी उतारा कीजिए, लिखा कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए और उसके साथ रिवीजन किया कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। आप देखते हैं और इसके बाद स्किप कर देते हैं तो इससे कोई फायदा ही नहीं होता है। तो इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं दोस्तों। अगर शुरू से अंत तक अगर वीडियो में बने रहेंगे तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं, इतना से बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक बात बोलना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशनल बातें हैं जो आप लोग मोटिवेट रहें और आगे जीवन में बढ़ते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर और सेट का प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये जो प्रश्न है दोस्तों साइंस का है। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जो है आपका किस तरह की इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, सूचक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन या मूली? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे अम्ल हो गया या क्षार हो गया, उसको सूचक प्राप्त करने के लिए जो आप लोग जानते हैं कि कौन अम्लीय होगा या कौन क्षारीय होगा, वो सूचक के माध्यम से ही पता चलता है दोस्तों। तो इसका जो पता मूली के माध्यम से नहीं कर सकते, बट हल्दी, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन ये तीनों के माध्यम से किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है दोस्तों कि जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करता है? तो देखिए ये न्यूमेरिकल है दोस्तों। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। बल इक्वल टू होता है, आप जानते हैं, मास इंटू एक्सलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। यहाँ से एक्सलरेशन निकाल सकते हैं, त्वरण इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा F/m। क्या हो जाएगा? F/m। कहने का मतलब बल बट्टा आपका द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ बल आपको दिया गया है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन पुट कर देंगे। उसके बाद मास कितना दिया है? 1 किलोग्राम, तो 1 हो जाएगा दोस्तों। 1 में 1 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। अर्थात यहाँ से एक्सलेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा दोस्तों। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों तीसरा जो प्रश्न है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या आपका 15 है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही होगा। देखिए परमाणु जो है संख्या दिया है, एटॉमिक नंबर जो आपका दिया है, कितना दिया है दोस्तों? 15 दिया। तो एटॉमिक नंबर जो 15 है, ये जो तत्व है इसका नाम है फास्फोरस। क्या नाम है? फास्फोरस, याद रखिएगा। और फास्फोरस जो है ये 15 वर्ग का तत्व भी है। इसकी संयोजकता भी कितनी होती है? 3 होती है। और यह अधातु है, माने उपयुक्त में से सही, ऑल ऑफ द एबव, माने ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे होगा दोस्तों? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो 15 है, अगर इसका आप वैलेंसी निकालिएगा तो जानते हैं कि प्रथम कक्षा में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 8 × 2 = 10 और टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 15। तो अंतिम जो कक्षा उसमें कितना जाएगा? 5। हमें संयोजकता निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि 8 क्या होना चाहिए? 8 में से माइनस कर देंगे, तो 8 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो 3। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस तरह से उपयुक्त में से सभी इधर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किंगडम मोनेरा में शामिल है क्या? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, जिसमें एक कोशिका पाया जाता है, उसी को किंगडम कैटेगरी में रखा जाता है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा।
आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, जो 5वां है, कह रहा है कि दो अलग अलग धातुओं से बने गोले को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोले का समान होगा, क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व या हवा में वजन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आयतन क्या होगा? समान होगा। आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर पानी में डुबाई जाती है, मान लीजिए कि ये बीकर है, इसमें पानी भरा है और कोई वस्तु को डुबाते हैं और इसके आयतन के बराबर जो पानी ये बाहर करता है, वही उत्प्लावन बल उसी के बराबर लगता है, जिसके कारण कोई वस्तु हल्की महसूस होती है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? प्रोपेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। आपका प्रोपेन भी होता है, एन ब्यूटेन भी होता है और आइसोब्यूटेन भी होता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है यह एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, जो आप लोग 8-9 में पढ़े होंगे। चलिए कह रहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब है जो 250 के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या होगा? तो देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि पावर इक्वल टू होता है VI। VI करने का मतलब वोल्ट इंटू करंट, वोल्ट इंटू करंट है। अर्थात यहाँ से हमें क्या पावर दिया है 100 वाट और आपका वोल्ट जो दिया है वो भी दिया है 250। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। I इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा? P/V। क्या हो जाएगा? P/V। P का मान कितना है? 100 है तो 100 हो जाएगा। V का मान कितना है? 250 है तो 250 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप डिवाइड करके इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 0.4। और जानते हैं करंट का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो 0.4 एम्पियर आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 0.4 एम्पियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न होगा कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं और स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका सही कारण अगर बताया जाए तो इसका सही कारण है कि स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है? ठंडक महसूस होता है दोस्तों। क्योंकि वाष्पीकरण वहाँ की जो टेम्परेचर है, जो उष्मा है, उसे लेके क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो स्थान है उसे हमें क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ब्लैक बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? अगर इसका सही आंसर की बात किया जाए तो आप लोग भी इसका सही आंसर दे सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए जल्दी फास्ट। मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं, आप लोग देखते हैं इसका सही जवाब आप लोग देते हैं कि नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी आप लोग इसका जवाब दीजिए दोस्तों कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। और इसके साथ एक और जवाब दीजिएगा, मानव लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे चुके होंगे। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। और मानव जो नेत्र है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो कहाँ बनता है? रेटिना पर। क्या? रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है, बट हमारे मस्तिष्क के माध्यम से सीधा देखने का अनुभव प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, एक फर्श 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है दोस्तों, और एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोने तक जाता है, तो चींटी का विस्थापन क्या होगा? तो देखिए चींटी का विस्थापन कैसे होगा दोस्तों? देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल है। जैसे मान लीजिए एक फर्श है, कैसा है? आयताकार फर्श है, जिसकी लंबाई दिया है 8 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है? 6 मीटर दिया है दोस्तों, ठीक। तो ये कह रहा है कि एक सम्मुख कोने से, मान लीजिए कि इस कोना से चींटी चढ़ना पड़ा और विकर्ण के माध्यम से चढ़ते चढ़ते दूसरे कोने पर पहुंच गया। मान लीजिए कि एक कोना ए है, ए बी है दोस्तों, ए सी है और ए डी है, और यहाँ से चढ़ना शुरू किया और यहाँ तक गया। तो कहने का मतलब ये है, एक क्या है? आयत का विकर्ण है दोस्तों। तो आयत का अगर विकर्ण निकाल लेंगे तो हमें ये चींटी का विस्थापन भी निकल जाएगा, क्योंकि ये ए पॉइंट से चलना शुरू किया है और किस पॉइंट पर पहुंचा? सी पॉइंट पर। तो इनिशियल पॉइंट इसका ए है और फाइनल पॉइंट क्या है दोस्तों? सी है। तो इनिशियल टू फाइनल जो डिस्टेंस तय करता है उसी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। तो विकर्ण, आयत के विकर्ण बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, अगर AC निकालना हो
तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं लंबाई भी दिया हुआ है और चौड़ाई भी दिया हुआ है। लंबाई आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई आपका 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर जानते हैं क्या हो जाता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, कितना होता है दोस्तों 10 होता है, तो 10 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 10 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में होगा 10 मीटर, तो 10 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल लिए कि चींटी का जो विस्थापन होगा कितना मीटर होगा दोस्तों 10 मीटर का होगा, याद रखिएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, दिमाग, हृदय, किडनी या आपका त्वचा। तो देखिए ओजोन जो परत है दोस्तों, ओजोन जो परत है आपका, वो सूर्य जो है सूर्य से एक किरण निकलती है और बीच में यहाँ ओजोन परत है, और यहाँ अगर छिद्र हो गया दोस्तों तो यहाँ से एक यूवी रे है, अल्ट्रा वायलेट रे, जिसे पराबैंगनी किरण भी कहा जाता है। अगर अर्थ पर आए, ये मान लीजिए कि अर्थ है, इस पर अर्थ पर आएगा तो इस अर्थ पर आने से एक स्किन कैंसर होने का खतरा होता है, जिसे त्वचा का कैंसर कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई अंग प्रभावित होगा तो वो आपका क्या होगा त्वचा, स्किन, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि मूलांकुर के अलावा पौधे के किस अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साहसी या अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन या युग्म इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम का परमाणु संख्या दोस्तों 11 है, ठीक है। अब इसका संयोजकता अगर निकालेंगे तो 2, 8 और 1 होगा। तो कहने का मतलब इस तरह से कक्षा होता है, जैसे बीच में ऑर्बिट हो गया, इसके बाद ए हो गया कक्षा, इसी तरह से एक और कक्षा ए हो गया। तो मान लीजिए सबसे 72 कक्षा है, तो 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, इस तरह से 8 और एक ये भी है, तो इसमें कोर जो कक्षा है इसमें 2 हो जाएगा। तो जो 72 कक्षा उसे तो संयोजी कहा गया, लेकिन जो अंदर आंतरिक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसे कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो आंतरिक कक्षा में पाए जाएंगे उसे कौन सा कहा जाएगा, तो उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ कोर इलेक्ट्रॉन अगर माना जाए तो 2 और 8 माने ये 10 जो हो जाएंगे ये कोर इलेक्ट्रॉन में आ जाएंगे, और एक जो है आपका ये संयोजी इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2 और 8 ये आंतरिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 और 8 करने का मतलब 10 जो इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा एक कोर इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा गया जाएगा कि सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितना बोलेंगे 10, और सोडियम का कहेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतनांक क्या होगा। तो देखिए इस पर एक कोई स्केल है, वहाँ 0 से शुरू होकर ये क्या है 2a है, और इसको 20 भागों में बांटा गया है। तो 20 भागों में कैसे बांटेंगे, 2a को क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा दोस्तों वही राइट आंसर हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1a इज द राइट आंसर, यही इसका क्या हो जाएगा अल्पतनांक होगा। इतने भागों में हम इसे बांटेंगे, समझे 0.1 ऐसे करके। चलिए अगले प्रश्नों की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलय हो, क्या हो, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, कोशिका द्रव से गढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका हाइपोटोनिक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न होगा कि पौधे के नस्ल में सुधार करने का लक्ष्य क्या उत्पादित करना है, रोग मुक्त प्रजाति, अधिक उपज देने वाली प्रजाति, उपयुक्त में से सभी या शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से सभी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है हिस्टोन के बिना डीएनए, आरएनए, हिस्टोन के बिना डीएनए या केवल हिस्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिस्टोन के बिना क्या होता है, इसमें डीएनए होता है। हिस्टोन के बिना डीएनए होता है, ये बातें याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक जीनोम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिव किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्तंभाकार उपकला। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोयला, सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा या बायोगैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोयला आपका जीवाश्म ऊर्जा है, क्योंकि कोयला का जो निर्माण है पेड़ पौधे और जीवों को जमीन के अंदर लाखों हजारों वर्ष दबने के कारण यह कोयला में परिवर्तित होता है। इसे कहा जाता है जीवों के अवशेष के कारण बनता है, जिसके कारण इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और यह कैसा ऊर्जा का स्रोत है, तो अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद जो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा और बायो ऊर्जा, ये सब नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ये भी बातें आप साथ में याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि एड्स एक घातक बीमारी है। क्यों घातक बीमारी है दोस्तों, और यह किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, एक कवक या एक विषाणु। तो जो आपका एड्स जो बीमारी होता है दोस्तों, ये आपका विषाणु के कारण होता है। और विषाणु में कौन सा वायरस के कारण होता है, HIV। HIV का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका याद रखिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और एड्स का अगर फुल फॉर्म पूछे, कभी कभी एड्स का भी फुल फॉर्म पूछता है, तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ए से होता है आपका एक्वायर्ड, आई से होता है इम्यूनो, डी से होता है डिफिशियंसी, और एस से होता है आपका सिंड्रोम। तो याद रखिएगा एड्स जब आपका किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण आदमी क्या हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है। और कमज़ोर होकर क्या हो जाता है, उसकी एक दिन मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों ने देखा। वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत लगी है। आप लोग जितना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। और इस तरह के हम कंटेंट लगातार आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और कोई कमी हो तो वो भी आप लोग बताइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।